दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख एन आइडिया हुज टाइम मे नॉट हैव कम और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख एक्सप्लेन्ड व्हाट पर्पस वुड साइमल्टेनियस पोल्स सर्व के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। सियासी गलियारों से लेकर अखबारों की सुर्खियों तक में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लगातार छाया रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए देश के विकास की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को जरूरी बताया था। अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि देश एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे। इससे पहले बीते 19 जून को प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। हालांकि इस बैठक में 21 राजनीतिक दल ही शामिल हुए थे, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा और तेलुगु देशम पार्टी सहित 16 पॉलिटिकल पार्टियां शामिल नहीं हुई थी। बैठक में सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव की व्यवहारिकता को परखने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। यह समिति समयबद्ध तरीके से सभी पक्षों से चर्चा कर इस मुद्दे पर जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इन हालिया हलचलों से वन नेशन वन इलेक्शन का मसला एक बार फिर से हर आमो खास की बहसो मुबाहिस का हिस्सा बन गया है। इन कवायदों के बीच सवाल है कि भारतीय संविधान के वर्तमान ढांचे में क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मुमकिन है। सवाल है कि एक साथ चुनाव करने का फैसला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। सवाल यह भी है कि चुनाव सुधार का यह अहम प्रस्ताव लोकतंत्र की समस्याओं को घटाएगा या फिर ज्यादा बढ़ाएगा। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इसे जरूरी क्यों समझा जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ चुनाव कराए जाने का एक विचार है। इस विचार के तहत देश में इलेक्शन साइकिल को इस तरह से चलाने का प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सके, यानी अलग अलग और लगातार चुनाव की बजाय एक ही चुनाव में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं दोनों ही चुनाव साथ साथ करा लिए जाएं। इसके लागू किए जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए बार बार और अलग अलग चुनाव कराने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हर 5 साल में एक बार ही चुनाव होंगे। इससे एक चुनाव में ही 2 अलग अलग तरह की सीटों के लिए चुनाव साथ साथ करा लिए जाएंगे, यानी 5 साल में एक चुनाव, एक प्रचार, एक इलेक्शन बूथ पर 2 तरह की सीटों के लिए मतदान, फिर चुनावी नतीजों के साथ केंद्र और राज्य में सरकारें बनाई जा सकेगी। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव एकदम नया नहीं है, बल्कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से विचार किया जा रहा है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन का गवाह रह चुका है। देश में 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा ही हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लगातार साथ साथ करवाए गए थे। यह सिलसिला तब टूटा जब वर्ष 1968 से 69 के दरमियान कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग वजहों से समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसी दौरान 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी तय वक्त से पहले ही करा लिए गए थे। इसके बाद से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की कदमताल आगे पीछे ही रही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत की बात करें तो इसके पीछे कई वजहें नजर आती हैं। हमारे देश में चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन देश भर में होने वाले चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं। लोकसभा, विधानसभा के अलावा पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव भी इसी बीच होते रहते हैं। लगातार होते इन चुनावों के चलते देश भी लगातार चुनावी मूड में बना रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के एक अनुमान के मुताबिक
हाल ही में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ और तकरीबन 3 महीने तक देश चुनावी मूड में रहा। क्योंकि चुनाव होने की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके चलते सरकार द्वारा कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं हो पाने से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति बनी रहती है। सुरक्षा बल, प्रशासनिक और पॉलिटिकल मशीनरी भी ज्यादातर समय चुनावों में ही लगी रहती है। इससे चुनावी निरंतरता मनी, रिसोर्सेस और मैन पावर की बर्बादी की बड़ी वजह बनते हैं। इन हालातों को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का विचार जरूरी लगता है। अब समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी कवायद की पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार दिया था। जस्टिस B.P. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में बने विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया था। चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की इस रिपोर्ट को देश में राजनीतिक प्रणाली के कामकाज पर अहम दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इस रिपोर्ट में एक साथ चुनावों की सिफारिश के अलावा दलीय सुधारों, नोटा विकल्प जैसी कई अहम बातें कही गई थी। वर्ष 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया था। 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा दोबारा तब गरमाया जब बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया। 2015 में E.M. सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नामक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की जरूरत पर गहन विश्लेषण किया गया था। इसी कड़ी में 2016 में एक साथ चुनाव के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने फिर से चर्चा का विषय बना दिया। इसी का असर था कि 2017 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में एनडीए सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण को पढ़ते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक साथ चुनाव के मुद्दे को एक अहम जरूरत बताया था। आगे चलकर 2017 में नीति आयोग ने एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, द व्हाट, व्हाई एंड हाउ नाम से एक वर्किंग पेपर तैयार किया। इसके ठीक बाद अगस्त 2018 में जस्टिस B.S. चौहान की अध्यक्षता में बने विधि आयोग ने अपनी एक मसौदा रिपोर्ट में कहा कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इसके लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। अब नजर डालते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से क्या फायदे हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से होने वाले फायदों की बात करें तो इसे अमल में लाने से चुनावी खर्च पर लगाम लग सकेगी, जिससे सार्वजनिक धन की बचत होगी। 5 साल में एक बार चुनाव होने से न केवल प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों पर भार कम होगा, बल्कि इससे सरकारें चुनाव जीतने के बजाय बेहतर तरीके से शासन करने, नीतिगत फैसले लेने और उनके क्रियान्वयन पर फोकस कर सकेगी। इससे सरकारी मशीनरी चुनावी गतिविधियों में लगे रहने की बजाय विकासात्मक गतिविधियों के लिए ज्यादा समय दे सकेंगी। वोटर्स को होने वाले फायदों की बात करें तो मतदाता सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर परख सकेंगे। इसके अलावा उन्हें यह तय करने में आसानी होगी कि किस राजनीतिक दल ने क्या वादे किए थे और वह उन पर कितना खरा उतर सका है। एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों, निर्वाचन आयोग, प्रशासनिक मशीनरी, सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, नागरिकों को इसकी तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बार बार चुनाव होने से प्रायः कुछ राजनेताओं और पार्टियों को सामाजिक एकता और शांति को भंग करने का मौका मिल जाता है, जिससे बेवजह तनाव का माहौल बनता है। ये सारी मुश्किलें हल हो सकेंगी। ऐसे में सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किए जाने पर किन मुद्दों को लेकर विवाद हो रहा है। पहली नजर में एक देश एक चुनाव की अवधारणा बेहद आकर्षक लगती है और ऐसा लगता है कि इसके लागू होने से चुनाव से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। लेकिन गहन विश्लेषण किया जाए तो इसमें भी काफी मुश्किलें दिखती हैं और इन्हीं मुश्किलों को मद्देनजर रखते हुए कई राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का घोर विरोध कर रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव भारत के संघात्मक ढांचे के विपरीत साबित हो सकता है,
क्योंकि इसे लागू करना केवल प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का मसला नहीं है। इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए संविधान और लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव लाने की जरूरत होगी। संविधान निर्माताओं ने देश के हालातों को देखते हुए अमेरिका की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को नामंजूर करके ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र का ढांचा अपनाया है। देश के मौजूदा संसदीय ढांचे में यह अनिवार्य है कि देश के प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत प्राप्त हो। ऐसे में एक साथ चुनाव लागू कर दिए जाने पर अगर किसी राज्य में या केंद्र में कोई सरकार 2 या 4 साल के बाद सदन में बहुमत खो देती है तो क्या उस सरकार को पूरे 5 साल तक चलने दिया जाएगा या फिर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? और अगर चुनाव दोबारा कराए जाएंगे तो सिर्फ बची अवधि के लिए या फिर नए सिरे से शुरुआत के लिए ये चुनाव होंगे। ऐसे में राज्य की विधानसभाओं को भी भंग किया जाएगा या वे काम करती रहेंगी? ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं, लेकिन दोनों चुनाव के चक्र को एक साथ चलाने के लिए अगर इसमें बदलाव होता है तो देश की मौजूदा संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में बदलाव की दरकार होगी, जिससे संविधान के मूल ढांचे में संशोधन की जरूरत होगी। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एक साथ चुनाव का कॉन्सेप्ट अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के लिए मुफीद होता है। सरकारें तमाम अविश्वासों के बाद भी 5 साल तक गिरे ही ना, यह केवल अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ही संभव है, संसदीय शासन व्यवस्था में नहीं। एक विवाद यह भी है कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों के सामने स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे, क्योंकि हर स्तर पर चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। इससे वोटर हर स्तर के लिए अलग अलग समझ बनाकर वोट दे सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ होंगे तो स्थानीय मुद्दों की अनदेखी बढ़ेगी, जिससे राजनीति के स्थानीय और आंचलिक चरित्र को चोट पहुंचेगी। इससे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का तो दायरा बढ़ेगा, पर क्षेत्रीय पार्टियां पहले से और ज्यादा सिमट जाएंगी। हालांकि यह दिलचस्प तथ्य है कि इस साल आम चुनाव के साथ 4 राज्यों ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में भी चुनाव हुए थे, लेकिन दोनों के नतीजे चौंकाने वाले रहे। केंद्र के लिए लोगों ने बीजेपी को बहुमत दिया, जबकि राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का ही दबदबा रहा। इसलिए इस मुद्दे का आकलन एक तरफा तरीके से नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने में व्यवहारिक चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियों की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित करने की होगी, ताकि दोनों चुनाव तयशुदा वक्त में कराए जा सकें। भारतीय संविधान में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान नहीं है, इसलिए एक साथ चुनाव के लिए संविधान के संसद और राज्य विधानसभाओं से जुड़े अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करना पड़ सकता है। इनके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया और विधानसभा नियमों में भी संशोधन करने की जरूरत होगी। दूसरी बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक संबंधित है। फिलहाल मतदान करने के लिए हर मतदान केंद्र पर एक ईवीएम को एक वीवीपैट मशीन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर दोगुनी तादाद में इनकी जरूरत पड़ेगी, जिन्हें खरीदने के लिए शुरुआती दौर में अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होगी। सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए ज्यादा मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। यही नहीं, एक साथ इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को महफूज रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार चलते चुनावों की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर वक्त चुनावी चक्रव्यूह में घिरा नजर आता है। देश को चुनावों के इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए व्यापक चुनाव सुधारों की जरूरत है, लेकिन इसके लिए आम सहमति बनाने की जरूरत है कि क्या राष्ट्र को एक देश एक चुनाव की जरूरत है या नहीं। एक परिपक्व लोकतंत्र में राजनीतिक सर्वसम्मति के बिना इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर होने वाली बहसों में हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद ही इस मुद्दे पर अमल किया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को अमल में लाने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो कि बिना आम सहमति के नहीं किया जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे के विरोधी तर्कों का भी उचित समाधान किया जाना जरूरी है, क्योंकि उनकी चिंताएं भी गैर वाजिब नहीं लगती।
सियासतदानों को यह भी सोचना होगा कि बार बार चुनाव होते रहने से शासन प्रशासन में जो रुकावटें आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या आचार संहिता में सुधार कर इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसके अलावा सरकार को काले धन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ साथ लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाने की भी जरूरत है, क्योंकि इसके बिना एक साथ चुनाव होने के बाद भी लोकतंत्र की समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीय लोकतंत्र में एक देश एक चुनाव की व्यवहारिकता का परीक्षण कीजिए, साथ ही इसे लागू करने की राह में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान की चर्चा कीजिए।